तो ये कई सालों तक चलेगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सचमुच आपके बनाए हुए बर्तनों का कोई जवाब नहीं है। हाँ अच्छा, अब ये बताओ कितने पैसे दूं इसके? भैया 20 रुपया हुआ है आपका। 20 रुपया? हाँ, ये तो बहुत सस्ता है भैया। इतना अच्छा मटका इतने कम पैसे में, ये कैसे? अरे भैया, ये मेरा काम है। मैं जो बनाता हूँ वो दिल से बनाता हूँ। पैसे तो सिर्फ काम का हिस्सा है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं भैया। मैं हमेशा आपके पास ही आऊंगा। चलिए, राम राम। फिर वो व्यक्ति पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन अचानक से राजा को हरिया के बारे में पता चला। राजा ने सैनिकों की मदद से हरिया को महल बुलाया। हरिया, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। गांव में तुम्हारे बनाए बर्तनों की बहुत तारीफ हो रही है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इतने कुशल कुम्हार हो। धन्यवाद महाराज। मैं तो बस अपनी मेहनत और कला के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, और बस भगवान की कृपा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा कलश बनाओ जो राजमहल की शोभा बढ़ाए। ये कलश न केवल सुंदर हो बल्कि वो सबसे अनोखा भी हो। हाँ जी महाराज, जी। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। मैं पूरे मेहनत से काम करूंगा ताकि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। बढ़िया काम करके दिखाओ। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। मैं 1 सप्ताह के भीतर आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद। फिर हरिया खुश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। हरिया महल से लौटने के बाद फिर से अपने काम में लग गया। उसने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा कलश बनाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। अगले दिन हरिया वो कलश लेकर महाराज के पास जाता है। वाह 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 हरिया, वाह! अरे ये तो सचमुच अद्भुत है। अरे तुम्हारी कला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुमने तो जो काम किया है, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाकई में शानदार है, शानदार। धन्यवाद महाराज, आपको ये मेरी बनाई हुई कलश पसंद आई। यही मेरे लिए बस बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का हमें पूरा एहसास है हरिया। मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप सोने के सिक्के देना चाहता हूं ताकि तुम्हारी कला और मेहनत को और अधिक प्रोत्साहन मिले। फिर हरिया सिक्के लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन मंत्री महाराज के पास टूटा हुआ कलश लेकर जाता है। महाराज 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 महाराज, ये देखिए महाराज, हरिया ने हमारे साथ धोखा किया है। अरे महाराज, ये कलश हरिया की बनाई हुई है जो एक दिन में ही टूट गई। इससे साबित होता है महाराज कि उसकी कला इतनी अच्छी नहीं थी जैसा कि आपने सोचा था। मंत्री जी, ये तो बहुत गंभीर बात है। हरिया ने अपनी कला से हमारा दिल जीता था। अगर उसने सच में धोखा दिया है तो ये सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले मामले को गहराई से समझना चाहिए। अरे महाराज, मैं हूं ना, मैं समझाता हूं आपको।
परंतु ये टूटे हुए कलश को देखकर आप देखिए, साफ साफ पता चलता है कि उसकी कला में ही कोई खोट है, नहीं तो एक दिन में कैसे टूट सकता है। खुद ही सोचिए, इतना पक्का कलश होता तो क्यों टूटता। ठीक है मंत्री जी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी दुर्घटना का परिणाम हो। हमें हरिया को एक और मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके। हरिया को तुरंत दरबार में बुलवाया जाए। महाराज आदेश देते हैं कि हरिया को तुरंत महल बुलाया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलवाया। हरिया, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी कलश एक दिन में ही टूट गई। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कलश बहुत मजबूत होती है। ये क्या है? ये तो टूट गई। महाराज क्षमा करें, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने वो कलश पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाई थी। अगर वो टूट गई है तो जरूर कोई और वजह होगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ठीक है हरिया, मंत्री जी ने ये टूटा हुआ कलश हमें दिखाया और ये कहा है कि तुम्हारी बनावट में ही खोट है और उसी का परिणाम है कि कलश टूट गई। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें इस पर कोई सफाई देनी है? महाराज, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी कलश इतनी कमजोर हो ही नहीं सकती। अगर ये टूट गई है तो ये जानबूझकर भी किया जा सकता है ना। मैं विनती करता हूं कि इस कलश के टूटने की जांच की जाए। मुझे अपनी कला पर पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं जांच करवाता हूं। मंत्री जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? महाराज महाराज महाराज, मुझे तो ये टूटे हुए कलश के अलावा कुछ नहीं पता। सीधी बात, अगर हरिया कहता है कि जांच की जाए तो ये आपकी इच्छा है। मंत्री जी, यह मामला ईमानदारी और मेहनत से जुड़ा हुआ है। हमें इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। गुप्तचर को बुलाया जाए। राजा ने तुरंत गुप्तचर को बुलाया। गुप्तचर, इस टूटे हुए कलश की जांच करो और सच्चाई का पता लगाओ। यदि यह हरिया की गलती है तो उसे सजा दी जाएगी, लेकिन अगर यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा है तो दोषियों का पता लगाओ, दोषियों को दंड दिया जाएगा। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं तुरंत जांच शुरू करता हूं। गुप्तचर ने कलश के टुकड़ों का निरीक्षण किया। उसने पाया कि टुकड़ों पर कुछ रासायनिक निशान थे जो सामान्य मिट्टी के बर्तन पर नहीं होते। हरिया, क्या तुमने अपने कलश में कोई रसायन मिलाया था? नहीं, मैं हमेशा शुद्ध मिट्टी का इस्तेमाल करता हूं साहब। महाराज, ये कलश जो है ये जानबूझकर तोड़ा गया है। इसमें एक विशेष रसायन डाला गया जिससे कि ये कमजोर हो गया। ये हरिया की गलती नहीं हो सकती है। तो गुप्तचर, तुम ये बता सकते हो कि ये सब किसने किया? महाराज, मैं एक बार राज्य के सभी कमरे की तलाशी लेना चाहता हूं। शायद वहीं से हमें कुछ सुराग मिल जाए। ठीक है गुप्तचर, तुम्हें मेरी अनुमति है। हर कमरे की तलाशी लो और इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचो। बस तुम जल्दी से दोषी को मेरे सामने लेकर आओ। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं तुरंत सभी कमरों की तलाशी करता हूं। गुप्तचर ने महल के हर कमरे की बारीकी से तलाश शुरू की। तभी उन्हें मंत्री के कक्ष में एक छोटी शीशी मिली जिसमें वही रसायन था जो टूटे हुए कलश पर पाया गया था।
महाराज महाराज ये देखिए, ये रसायन मंत्री जी के कक्ष से मिला है। ये वही रसायन है जिसे कलश कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसकी पुष्टि के लिए इसे टूटे हुए कलश के निशान से मिलाया है। दोनों एक ही है महाराज, ये देखिए। मंत्री जी, ये क्या है? क्या ये सब तुमने किया है? महाराज महाराज महाराज, ये सरासर झूठ है। अरे मुझे नहीं पता कि ये रसायन की शीशी मेरे कमरे में कैसे आई। मुझे लगता है कि ये किसी ने मुझे फंसाने की साजिश के लिए ये शीशी मेरे कमरे में रखी होगी महाराज। महाराज, मैंने मंत्री जी के सेवक हरि से भी पूछताछ की। उसने कबूल किया कि मंत्री जी के कहने पर उसने ये रसायन बाजार से खरीदा और कलश पर लगवाया। मंत्री जी, तुमने अपनी ईर्ष्या के कारण न केवल हरिया जैसे ईमानदार कारीगर का नाम खराब किया, बल्कि हमारे विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है। महाराज 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 महाराज, क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी यह गलती क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें राज्य की सेवा करने का अवसर दिया गया था और तुमने उसका दुरुपयोग किया। तुम्हें तुरंत पद से हटाया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है। सैनिकों! राजा ने मंत्री की करतूतों के लिए उसे कड़ी सजा सुनाई ताकि ऐसा कृत्य भविष्य में कोई और ना कर सके। हरिया, तुमने ईमानदारी और मेहनत से हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी पर शक नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी कला से न केवल हमारा दिल जीता, बल्कि तुमने हमें सच्चाई का रास्ता भी दिखाया। राजा की न्यायप्रियता और हरिया की सच्चाई ने ये साबित कर दिया कि अच्छाई और ईमानदार के सामने कोई षड्यंत्र टिक नहीं सकता। अरे सैनिकों, देख क्या रहे हो? जल्दी से सारा का सारा अनाज उठा लो और जल्दी से इसे उठाकर महल में भिजवा दो। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी। मंत्री जी आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे पूरे साल की मेहनत है। ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय। सुन, ये राजा की आज्ञा है, कोई अन्याय नहीं। इतना ही नहीं, कान खोल के सुन ले, राजा ने यह भी बोला है कि अब से सारी जमीन भी राजा की है। समझा क्या? राजा की है। क्या? मंत्री जी, मेरे पास इस जमीन के अलावा कुछ नहीं है। मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? अरे मैं वो सब नहीं जानता, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। सीधी बात है, तुम्हें जो भी कहना है वो राजा के पास आकर कहना, समझे? हे ऊपर वाले, ये कैसा न्याय है? हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? हमारे राज्य का राजा इतना कठोर क्यों है? इस तरह राजा गरीब लोगों का शोषण करके उससे सारा माल हड़प लेता था। राज्य में सभी लोग राजा से परेशान थे। महाराज, हमारा विवाह हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है। हाँ महारानी, हमें भी ये चिंता सता रही है कि हमारे राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। पता नहीं महाराज, हमारे भाग्य में संतान का सुख है भी या नहीं। मैंने कई बार भगवान से प्रार्थना की है, पर अब तक कोई फल नहीं मिला। महारानी, भाग्य और कर्म दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं जानता हूं कि तुमने पूरी निष्ठा से प्रार्थना की है, परंतु शायद अभी हमारा उचित समय नहीं है। हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन महाराज, क्या हमारी प्रजा भी इसी धैर्य को समझेगी? वे भी तो उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं हम उनके विश्वास को खो न दे। हाँ, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ महारानी, पर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मैं इसका कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालता हूँ। उसी राज्य में मगन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मगन
बहुत ही गरीब था। मगन छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन चलाता था। आज तो आपको कुछ न कुछ चोरी करके लाना ही होगा। घर में जो भी खाने का सामान था वो सब खत्म हो गया है। मैं जानता हूँ भाग्यवान, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि चोरी करना भी आसान नहीं रहा। अगर आज भी कुछ नहीं लाए तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो, अब चाहे कुछ भी हो मैं खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा, ठीक है? महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हाँ, क्या बताऊं गुप्तचर, मेरे राज्य का भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है। महारानी और मैं वर्षों से संतान के सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अब तक हमें कोई संतान नहीं मिली। मुझे चिंता है कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। महाराज, मुझे सुनने में आया है कि पास के जंगल में एक बहुत बड़े साधु महाराज आए हैं। कहा जाता है कि वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं और जिनके आशीर्वाद से कई लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं। हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से आपको भी संतान सुख प्राप्त हो सके। क्या सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसे महापुरुष हमारे राज्य में हैं और मुझे अब तक कोई खबर नहीं मिली। ये क्या? जी क्षमा करें महाराज, वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आए हैं। उनके चमत्कारों के बारे में दूर दूर तक चर्चाएं हो रही हैं। वो एक बहुत पहुंचे हुए और सिद्ध पुरुष हैं महाराज। अगर ये बात सच है तो ये हमारे लिए आखिरी उम्मीद हो सकती है। ठीक है, मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। जी महाराज, अगर आप आज ही चलें तो ठीक रहेगा। साधु महाराज कुछ ही दिनों के लिए यहाँ ठहरे हैं। अगर वो यहाँ से चले गए तो शायद बाद में उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं महारानी को साथ लेकर आज ही चलूंगा। ये मेरे लिए एक आखिरी मौका है। शायद उनके आशीर्वाद से हमारी समस्या का समाधान हो जाए। फिर महाराज रानी को लेकर साधु महाराज से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें वो साधु महाराज मिल जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। कहो राजन, यहाँ क्यों आना हुआ? गुरुदेव, हम बहुत समय से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु अब तक हमें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण हमारा मन व्यथित रहता है और राज्य का भविष्य भी अनिश्चित है। हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं ताकि हमें संतान सुख प्राप्त हो और हमारे राज्य का उत्तराधिकारी सुनिश्चित हो सके। गुरुदेव, हमने बहुत प्रयत्न किए, पर अब हमारी सारी आशा आप पर ही टिकी है। कृपया हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। संतान का सुख मिलना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखो, संतान का होना केवल भाग्य का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही हमारी चिंता दूर हो सकती है। ठीक है। आने वाली वैशाख की पूर्णिमा को तुम्हारी ये आशा पूर्ण हो जाएगी। गुरुदेव, आपका बहुत 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 धन्यवाद। फिर राजा और रानी अपने महल की ओर रवाना हो जाते हैं।
महाराज आप परेशान मत होइए, अब वैद्य जी आ चुके हैं। मंत्री, हमने इस दिन के लिए कितने सालों से इंतजार किया है। जी महाराज, मैं समझता हूँ कि यह दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी वैद्य जी कमरे से बाहर आते हैं। क्या बात है वैद्य जी? महाराज, बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे वैद्य जी, जल्दी से बताओ क्या बात है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी बताइए क्या बात है। मैं माफी चाहता हूं महाराज, रानी ने एक पत्थर की कन्या को जन्म दिया है। ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। क्या कहा आपने? एक पत्थर की कन्या? अरे वैद्य जी, क्या आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं? ये कोई असाधारण घटना नहीं है। मैं भी अपने जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूं। ये क्या? किंतु वैद्य जी, ये संभव कैसे है? वो तो मेरी भी समझ से बाहर है महाराज। ये सब ऊपर वाले की लीला है। मैं और आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। जैसे ही रात होती है, मगन चोरी करने के लिए राजमहल में आता है। हाँ, ये गुड़िया बड़ी कीमती होगी, वरना रानी अपने साथ थोड़ी ना रखती। हाँ, चलो चलो, ये ले चलता हूं। महारानी, आप दुखी मत होइए, शांत हो जाइए, शांत। सुनिए महाराज, आप हर घर में सैनिक भेजिए हमारी गुड़िया को ढूंढने के लिए। मेरी गुड़िया कहाँ होगी? महारानी, कृपया आप शांत हो जाइए। हम आपकी गुड़िया को हर हाल में ढूंढेंगे, आप बस धैर्य रखिए। महाराज, मेरी गुड़िया बहुत खास है। वो एक पत्थर की कन्या है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी संतान है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। तभी वहां पर मंत्री आता है। महाराज महाराज महाराज, प्रजा विद्रोह कर रही है। वो कह रही है कि इस बार कर कोई नहीं दे पाएगा। इस बार बारिश होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई है। ओहो, तो इसमें मैं क्या करूं? सीधी बात है, मुझे किसी भी हाल में कर चाहिए, मतलब चाहिए। और महाराज, वो पर वर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मंत्री जी, साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए। मुझे कर चाहिए हर हाल में। जरूरत पड़े तो सिपाहियों की मदद लो, लेकिन कर इकट्ठा करो, यही नियम है। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। अरे ये क्या? ये तो एक गुड़िया है, कितनी सुंदर है। ए जी, सुनते हो? जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? अरे, ये बच्ची कहां से आई? वही तो सोच रही हूँ मैं। आप इस बच्ची को चुरा कर लाए हैं? क्या? मैं बच्ची क्यों चुराऊंगा? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हम दोनों अपना पेट भर नहीं पा रहे हैं, बच्ची को क्यों लाऊंगा? अच्छा, तो आप चोरी में क्या क्या सामान लाए थे? अरे मैं तो सिर्फ एक मोती का हार और पत्थर की गुड़िया लाया था, बस। इसका मतलब वो पत्थर की गुड़िया ही बच्ची बन गई। महाराज, हमें उस साधु महाराज के पास जाना चाहिए। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ महारानी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। राजा और महारानी फिर से साधु महाराज से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े।
अरे राजन, आप यहाँ? क्या हुआ? फिर कोई मुसीबत आ गई क्या? प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हम फिर से आपके पास आए हैं क्योंकि हमारी चिंता और बढ़ गई है। मुझे बताइए बाबा, मेरी बच्ची कहाँ पर है? मुझे बताइए। देखो बेटी, तुम्हारी बेटी स्वस्थ है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो तो पत्थर की गुड़िया जन्मी थी। देखो पुत्री, ये लड़की बहुत ही पवित्र है। किसी भी अपवित्र स्थान पर इसमें प्राण नहीं रहेंगे। तो क्या साधु महाराज, हमारा राज्य अपवित्र है क्या? देखो राजन, तुम्हारे राज्य में बहुत सारे लोगों की बद्दुआ फैली हुई है, इसीलिए वो स्थान उसके लायक बिल्कुल नहीं है। बल्कि उस चोर के घर में। क्या उस चोर के घर में क्या महाराज? बताइए। तुम्हारी बेटी चोर मगन के घर में जाकर उसको प्राण मिले हैं। क्या? पर साधु महाराज, ये चोर कैसे पवित्र हो सकता है? वो तो चोर है। उसे एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, इसीलिए वो चोरी करता है। पर वो दिल का बहुत साफ है। वो सभी गरीब लोगों की मदद करता है। तो गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? जब तक तुम्हारा महल पवित्र नहीं हो जाता, तब तक राजकुमारी को महल में मत लाना, वरना वो पत्थर की गुड़िया बन जाएगी। याद रखना। तो गुरुदेव, आप ही बताइए कि मैं कैसे अपने महल को पवित्र करूं? राजन, पवित्रता बाहरी वस्तुओं और धन दौलत से नहीं आती। तुम्हारे महल की दीवारें सोने की हो, परंतु जब तक तुम्हारे राज्य में अन्याय, दुख और असंतोष फैला रहेगा, तब तक वो अपवित्र ही रहेगा। तो गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? राजन, अपने प्रजा का ध्यान रखो। जिनके पास भोजन नहीं है, उन्हें भोजन दो। जिनके पास घर नहीं है, उन्हें आश्रय दो। और सबसे महत्वपूर्ण, अन्याय और शोषण को समाप्त करो। जब तुम्हारा राज्य न्यायपूर्ण और दयालु होगा, तभी तुम्हारा महल पवित्र हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं कभी प्रजा के साथ अन्याय और शोषण नहीं करूंगा। धन्यवाद। मंत्री जी, अब से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी या भूखा नहीं रहना चाहिए। जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उन्हें हमारे महल से अनाज दिया जाए। ठीक है, आज से ये लागू किया जाए। क्या? जी महाराज, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करता हूं। अगले दिन से ही महाराज प्रजा का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। इस तरह राजा ने थोड़े ही दिनों में उसका महल पवित्र बना दिया। हाँ महारानी, मुझे लगता है कि अब हमारा महल पवित्र हो चुका है। हाँ महाराज, अब हमें हमारी पुत्री को हमारे महल में लाना चाहिए। हाँ रानी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर राजा और रानी मगन के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब महाराज, आइए आइए महाराज, ये मेरे लिए बड़ा सम्मान है कि आप मेरे घर पधारे। मगन, अब हमारी बेटी को वापस अपने महल ले जाने के लिए हम आए हैं। अब हमारा महल पवित्र हो चुका है और हमारी प्रजा खुशहाल है। महाराज, ये सुनकर तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आपकी कृपा से आपकी प्रजा अब सुखी और संतुष्ट है। और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है
कि आपकी बेटी मेरे घर में सुरक्षित रही। फिर राजा राजकुमारी को लेकर महल चले जाते हैं।